सोललैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि शेशे ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक से वांग डोंग ची की बिजली आत्मा कौशलों को चकमा देकर उसे व्यस्त रखा, जबकि उसकी अधिक आत्मा शक्ति तेजी से खर्च होती चली गई। उधर जोई त्यानर के गुण दमन ने टांग वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास को निष्क्रिय कर दिया, जिससे पहली बार वो स्वयं दमन का शिकार बन गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झो त्यानैर ने तांग वुलिन की ओर मीठी सी मुस्कान बिखेरी, जबकि झो हानयो ने उसकी ओर उंगली उठाई। जमीन से विशाल बर्फीले शूल उभर आए और तांग वुलिन के चारों ओर एक बर्फीला कारागार बन गया। इससे न केवल उसकी गति सीमित हो गई, बल्कि वो चारों ओर से घिर गया। झो हानयो का पहला आत्मा कौशल आइस वॉल था और दूसरा आइसिकल, लेकिन उसके आइसिकल साधारण नहीं थे। वे शक्तिशाली परिवर्तित वेरिएंट आइसिकल थे। उन्हें प्रयोग करने के उसके पास कई तरीके थे। ये आइसिकल पहले की आइस वॉल से भी अधिक मजबूत थे। जब तांग वुलिन ने उन पर धावा बोला तो उसे पीछे ढकेल दिया गया। जैसे जैसे वो इस बर्फीले कारागार से निकलने के लिए जूझता रहा, ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसके शरीर में घुसने लगी। हालांकि उसका शरीर साधारण लोगों से कहीं अधिक मजबूत था, फिर भी वो ठंड से अछूता नहीं था। जल्द ही वो बुरी तरह कांपने लगा। ये बहनें कितनी बेहतरीन तालमेल में लड़ती हैं, और साफ है कि वे अभी भी मुझ पर पूरी ताकत नहीं लगा रही हैं। अगर झो हानयो ऐसा ना करती तो मुझे कैद करने के बजाय आइसिकल से बेध दिया जाता। तांग वुलिन ने जरा भी ढील नहीं दी। उसने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल को बुलाया और उसकी मदद से कारागार से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आइसिकल और भी लंबे हो गए। वे एक दूसरे से टकराते हुए आपस में जुड़ गए और उसके आखिरी बचाव मार्ग को भी काट दिया। दूसरा नियंत्रण, ये तो स्पष्ट रूप से दूसरा नियंत्रित आत्मा कौशल है। वे बेहद निपुण हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, मेरी से कम तो बिल्कुल नहीं। लगता है अब हम हाथ खींचकर नहीं लड़ सकते। ये सीलैंड टीम हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। गुयुए, तांग वुलिन चिल्लाया। उसके दाहिने हाथ पर सुनहरे शल्क लहराने लगे। उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने सामने की बर्फ पर जोरदार घूंसा मारा। धड़ाम! ड्रैगन पंजे की कुचलने वाली शक्ति से आइसिकल बारीक चूर्ण में बदल गए। अगले ही पल तांग वुलिन उस दरार से बाहर निकल आया। हालांकि झो त्यानैर द्वारा उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास दबाई जा रही थी, फिर भी वो पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुई थी। उसने बाकी सारी ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींच ली और केवल एक सुनहरी बेल को सीधा झो त्यानैर की ओर भेजा, जबकि वो खुद उसके पीछे पीछे बढ़ा। तांग वुलिन की पुकार सुनते ही गुयुए ने आखिरकार कदम उठाया। हरी रोशनी ने उसे घेर लिया और वो उड़ती हुई उसकी ओर पहुंची। उसी समय उसका पहला आत्मा वलय चमका और उसकी उंगलियां मुड़ी, एक आग का गोला बनाते हुए जो दोनों बहनों की ओर जा लपका। लकड़ी आत्मा हो या बर्फ आत्मा, दोनों ही आग द्वारा दबाई जाती हैं। तत्व प्रकार, और ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक से अधिक तत्व हैं। गुयुए के पैरों के चारों ओर चमकती हरी रोशनी और उनकी ओर आते आग के गोले को देखकर झो त्यानैर और झो हानयो दोनों चौंक गए। वे खुद तत्व प्रकार की आत्मा साधिका थीं, इसलिए किसी और तत्व प्रकार को पहचानना उनके लिए स्वाभाविक था। उन्हें ये समझते ही झटका लगा कि वो हवा और आग दोनों का प्रयोग कर सकती है। आग और बर्फ। झो त्यानैर ने तांग वुलिन की ओर मीठी सी मुस्कान बिखेरी, जबकि झो हानयो ने उसकी ओर उंगली उठाई। जमीन से विशाल बर्फीले शूल उभर आए और तांग वुलिन के चारों ओर एक बर्फीला कारागार बन गया। इससे न केवल उसकी गति सीमित हो गई, बल्कि वो चारों ओर से घिर गया। झो हानयो का पहला आत्मा कौशल आइस वॉल था और दूसरा आइसिकल, लेकिन उसके आइसिकल साधारण नहीं थे। वे शक्तिशाली परिवर्तित वेरिएंट आइसिकल थे। उन्हें प्रयोग करने के उसके पास कई तरीके थे। ये आइसिकल पहले की आइस वॉल से भी अधिक मजबूत थे। जब तांग वुलिन ने उन पर धावा बोला तो उसे पीछे ढकेल दिया गया। जैसे जैसे वो इस बर्फीले कारागार से निकलने के लिए जूझता रहा, ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसके शरीर में घुसने लगी। हालांकि उसका शरीर साधारण लोगों से कहीं अधिक मजबूत था, फिर भी वो ठंड से अछूता नहीं था। जल्द ही वो बुरी तरह कांपने लगा। ये बहनें कितनी बेहतरीन तालमेल में लड़ती हैं, और साफ है कि वे अभी भी मुझ पर पूरी ताकत नहीं लगा रही हैं। अगर झो हानयो ऐसा ना करती तो मुझे कैद करने के बजाय आइसिकल से बेध दिया जाता। तांग वुलिन ने जरा भी ढील नहीं दी। उसने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल को बुलाया और उसकी मदद से कारागार से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आइसिकल और भी लंबे हो गए। वे एक दूसरे से टकराते हुए आपस में जुड़ गए और उसके आखिरी बचाव मार्ग को भी काट दिया। दूसरा नियंत्रण, ये तो स्पष्ट रूप से दूसरा नियंत्रित आत्मा कौशल है। वे बेहद निपुण हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, मेरी से कम तो बिल्कुल नहीं। लगता है अब हम हाथ खींचकर नहीं लड़ सकते। ये सीलैंड टीम हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। गुयुए, तांग वुलिन चिल्लाया।
उसके दाहिने हाथ पर सुनहरे शल्क लहराने लगे। उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने सामने की बर्फ पर जोरदार घूंसा मारा। धड़ाम! ड्रैगन पंजे की कुचलने वाली शक्ति से आइसिकल बारीक चूर्ण में बदल गए। अगले ही पल तांग बुलिन उस दरार से बाहर निकल आया। हालांकि झोत या नैर द्वारा उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास दबाई जा रही थी, फिर भी वो पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुई थी। उसने बाकी सारी ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींच ली और केवल एक सुनहरी बेल को सीधा झोत या नैर की ओर भेजा, जबकि वो खुद उसके पीछे पीछे बढ़ा। तांग बुलिन की पुकार सुनते ही गु युए ने आखिरकार कदम उठाया। हरी रोशनी ने उसे घेर लिया और वो उड़ती हुई उसकी ओर पहुंची। उसी समय उसका पहला आत्मा वलय चमका और उसकी उंगलियां मुड़ी, एक आग का गोला बनाते हुए जो दोनों बहनों की ओर जा लपका। लकड़ी आत्मा हो या बर्फ आत्मा, दोनों ही आग द्वारा दबाई जाती हैं। तत्व प्रकार, और ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक से अधिक तत्व हैं। गु युए के पैरों के चारों ओर चमकती हरी रोशनी और उनकी ओर आते आग के गोले को देखकर झोत यानैर और झो हानयऊ दोनों चौंक गए। वे खुद तत्व प्रकार की आत्मा साधिका थीं, इसलिए किसी और तत्व प्रकार को पहचानना उनके लिए स्वाभाविक था। उन्हें ये समझते ही झटका लगा कि वो हवा और आग दोनों का प्रयोग कर सकती है। आग और बर्फ एक दूसरे के विपरीत थे और एक दूसरे को दबाते थे। झोत या नैर की वुड स्पिरिट हालांकि आग के सामने पूरी तरह बेबस थी। केवल झो हानयऊ के पास ही मुकाबला करने का मौका था। आधे मीटर लंबा एक आइसिकल अचानक प्रकट हुआ और आग के गोले से टकराया। नीली और लाल रोशनी टकराव से फूट पड़ी, दोनों बराबरी पर थे। झोत या नैर भी निष्क्रिय नहीं रही। एक बेल तांग वुलिन की ओर लपकी, उसे जकड़ने के लिए। उसका दूसरा आत्मा वलय अब तक मध्यम नहीं हुआ था और लगातार तांग वुलिन को दबा रहा था। उसका पहला आत्मा कौशल था थॉर्नी वाइन्स और दूसरा वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट एक सहायक प्रकार का आत्मा कौशल था जो उसके अन्य कौशलों को बढ़ाता था और लकड़ी तत्व वाले आत्मा पशुओं और मार्शल वोल्स को दबाता था। जब तक कि विरोधी का लकड़ी तत्व उससे श्रेष्ठ न हो, वो उसके प्रभाव में रहेगा। इस अर्थ में तांग वुलिन का झोत यानैर द्वारा दबाया जाना मानो जन्म से तय था। वुड स्पिरिट से सशक्त हुई थॉर्नी वाइन्स अब 2 गुनी मोटी हो चुकी थीं, बच्चे की बाह जितनी चौड़ी। उनमें 1 इंच लंबे कांटे निकले हुए थे जो किसी को भी फंसने पर यातना दे सकते थे। तांग वुलिन ने अपना गोल्डन ड्रैगन क्लॉ वापस ले लिया। उसकी खपत बहुत ज्यादा थी। वुड स्पिरिट के दमन के कारण वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब केवल वो एक सुनहरी बेल उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो सुनहरी चमक के साथ जमीन से टकराई। उसके प्रतिक्षेप से तांग वुलिन ऊंचाई में उछल गया और थॉर्नी वाइन्स के हमले से बच गया। अभी भी भागना चाहते हैं? झोत यानैर के होठों पर एक सुंदर मुस्कान खिल उठी। उसे यकीन था कि हवा में तांग वुलिन उसके हमलों से नहीं बच पाएगा। लेकिन उसी पल हरी रोशनी ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी गिरावट धीमी हो गई। अगले ही क्षण एक आइसिकल उसके पैर के नीचे प्रकट हुआ। हालांकि ये आइसिकल झो हानयऊ जितना बड़ा नहीं था, फिर भी वो एक पायदान बनने के लिए काफी था। तांग वुलिन ने उस पर पैर जमाया और झो हानयऊ की ओर झपट पड़ा। उसी समय उसके चारों ओर 7 आग के गोले प्रकट हुए, उसके साथ नीचे उतरते हुए। गु युए एक पल के लिए भी नहीं रुकी। आग के गोले लगातार निकलते रहे। 20 के स्तर की आत्मा शक्ति के साथ उसकी आग की बौछार ने झो हानयऊ को पूरी तरह दबा दिया और उसे ध्यान बटाने का कोई मौका नहीं दिया। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ फिर से प्रकट हुआ। चाहे सामने एक और आइस वॉल हो या आइसिकल, तांग वुलिन के मन में बचने का कोई विचार नहीं था। वो सीधे टकराएगा और पहले झो हानयऊ को हराएगा। 3 वलई झो हानयऊ ही उनकी सबसे बड़ी धमकी थी। झो हानयऊ ने भौहें से कोड़ी। उसे आकाश से आते हमले का दबाव साफ महसूस हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 3-10 साल के बच्चे उसे इतना परेशान कर देंगे। उन्होंने तांग वुलिन का अध्ययन किया था, उसकी क्षमताएं समझी थीं और उसे रोकने की रणनीति बनाई थी। लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि शिये शिये अकेले ही वांग डोंगची को रोके हुए था, बल्कि वो तो बढ़त में लग रहा था। फिर थी गु युए, तीनों में सबसे बड़ा चमत्कार। इतने कम समय में उसने 3 अलग अलग तत्वों का प्रयोग किया था। भले ही वे उसके आत्मा कौशल को ना पहचान पाए हों, लेकिन उन तत्वों के तालमेल ने ही लड़ाई का रुख बदल दिया था। वे पहले से जानते थे कि तांग वुलिन का गोल्डन ड्रैगन क्लॉ कितना खतरनाक है। अब जब वो आग के गोलों के साथ उस पर टूट पड़ा था, झो हानयऊ समझ गई कि अगर उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो वो हार जाएगी। उसका बैंगनी आत्मा वलय चमक उठा। उसकी आभा तुरंत बदल गई। उसके शरीर से चिपकी ठंडी धुंध सघन होकर नीली बर्फीली त्वचा में बदल गई। पूर्ण शीतलता की लहरें उससे फूटने लगी। आइस स्पिरिट, पहले झोत या नैर की वुड स्पिरिट जो तांग वुलिन को पूरी तरह दबा रही थी, अब झो हानयऊ ने 1000 साल की आइस स्पिरिट उजागर कर दी। ये भी एक तात्विक प्रवर्धन कौशल था। 100 साल और 1000 साल के बीच का अंतर अकल्पनीय था। ऊपर से ये उसका तीसरा आत्मा कौशल था। इसी समय उसके सामने एक विशाल आइस वॉल खड़ी हो गई।
आग के गोले दीवार से टकराकर आसानी से बुझ गए, लेकिन तांग वूलिन बिना रुके उससे पकड़ाया। उसने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से जोरदार घूंसा मारा। पंजा दीवार में धंस गया। दरारें फैल गईं, मगर इस बार दीवार टूटी नहीं। झो हानियों के चारों ओर नुकीले बर्फीले टुकड़े बनने लगे। उसे अपमान महसूस हुआ। एकमात्र 10 साल के बच्चे ने उसे अपना तीसरा आत्मा कौशल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। आई स्पिरिट से सशक्त हुए उसके आइसिकल अब 1 मीटर से भी लंबे थे और पहले से कहीं ज्यादा ठंडे और घातक। उसने अपने सामने की आइस वॉल पर हाथ मारा। तांग वूलिन का शरीर कांप उठा। उसने घबराकर चिल्लाया और तुरंत अपनी आत्मा शक्ति को चलाकर बचाव किया। अगले ही पल आइस वॉल विस्फोट की तरह फट गई और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। तांग वूलिन पहले भी 3 वलयी आत्मा साधक से भिड़ा था, लेकिन आज उसे सच में समझ आया कि एक शक्तिशाली 3 वलयी आत्मा साधक कितना भयानक हो सकता है। जमी हुई हवा उसके शरीर में घुस गई। उसका रक्त ठंड से सुस्त हो गया। विस्फोटक ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी। अगर उसका शरीर सामान्य से कहीं अधिक मजबूत ना होता तो वो कब का बेहोश हो चुका होता। आइसवॉल के टुकड़े उसकी ओर हुए, जबकि आइसिकल गू युए पर बरसने लगे। जब गू युए और शिए शिए ने देखा कि तांग वूलिन को उड़ा दिया गया है, तो दोनों एक साथ चिल्लाए। शिए शिए की आवाज आश्चर्य से भरी थी, जबकि गू युए की आवाज क्रोध से दहक रही थी। गू युए की आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंधी। वो चांदी सी चमक में गायब हुई और अगले ही पल तांग वूलिन के पास प्रकट हो गई। आइसिकल की बौछार केवल हवा पर ही जा गिरी। ये झो हानियों एक पल के लिए ठिठक गई। आखिरकार उसके पास अभी भी वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी। उसी क्षणिक ठहराव में आइसिकल उसके द्वितीय नियंत्रण से बाहर निकल गए। वे बिना दिशा के आगे बढ़ते रहे और अंत में अखाड़े की सुरक्षा दीवार से टकराकर क्रोध से उबलते हुए गू युए के दोनों आत्मवृत्त एक साथ चमक उठे। उसने अपने हाथ छाती के सामने जोड़ लिए और उसी क्षण उसके सामने आग का एक गोला प्रकट हो गया। हरी रोशनी की पतली रिबनें उसके चारों ओर घूमने लगी और जैसे जैसे गू युए के हाथ गोल गोल घूमे, वे आग में विलीन होती चली गईं। अग्नि और वायु एक दूसरे के पूरक थे। उसकी हवा ने आग को पोषण दिया जब तक कि वो एक विशाल दहकते हुए अग्नि बवंडर में परिवर्तित न हो गई। ये अग्नि तूफान प्रारंभ में केवल 1 मीटर ऊंचा था, लेकिन स्वयं तत्ववादी होने के कारण झू बहनें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थीं कि आसपास की हवा और अग्नि तत्व उस बवंडर की ओर खींचते चले आ रहे हैं। वो तेजी से बढ़ा और कुछ ही सेकंड में उसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी अधिक हो गई। उसने तत्व का हृदय समझ लिया है। हमेशा मुस्कुराने वाली झो तियानर भी इस बार संयम खो बैठीं और घबराहट में चिल्ला उठीं। तत्व का हृदय केवल तत्व प्रकार के आत्मा मास्टर्स के लिए ही मायने रखता था। यदि वे वास्तविक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें उस तत्व के हृदय को समझना ही पड़ता था जिसे वे नियंत्रित करते थे। तत्व का हृदय उसकी आत्मा, उसका सार होता है। एक बार जब कोई इसे समझ लेता है तो वो न केवल अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकता है, बल्कि वातावरण में विद्यमान तत्वीय शक्ति को भी बुला सकता है। ये ऐसी क्षमता थी जो किसी की ताकत को उसकी आत्मा शक्ति की सीमाओं से परे पहुंचा देती थी। मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर इसी बात से तय होता था कि किसी ने तत्व का हृदय समझा है या नहीं। स्वाभाविक रूप से यदि कोई अपनी नियंत्रण सीमा से परे शक्ति बुलाता तो वही शक्ति उसे निगल भी सकती थी। इसी कारण तत्व प्रकार के आत्मा मास्टर्स के लिए आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत आवश्यक थी। जितना बेहतर नियंत्रण, उतना ही कम खतरा कि कोई अपने ही तत्व द्वारा नष्ट हो जाए। एक अर्थ में झो हान यो की आई स्पिरिट और झो तियानर की वुड स्पिरिट दोनों ही तत्वों पर उनके नियंत्रण को बढ़ाती थीं। फिर भी वे अभी तत्व के हृदय को समझने से बहुत दूर थीं। गू युए का अग्नि बवंडर बिना अतिरिक्त आत्मा शक्ति के लगातार बढ़ रहा था। ये केवल तभी संभव था जब उसने तत्व के हृदय को समझ लिया हो और आसपास की तत्वीय शक्ति को खींचकर अग्नि तूफान को पोषण दे रही हो। वो आखिर कितनी छोटी है, इतनी कम उम्र में तत्व का हृदय कैसे समझ सकती है, और वो भी 2-2 तत्वों का। ये अविश्वसनीय है। जल्दी करो, हमें कार्रवाई करनी होगी। झो हान यो सबसे पहले सदमे से उभरी। वे दोनों जानती थीं कि तत्व के हृदय की शक्ति कितनी भयावह हो सकती है। यदि गू युए का नियंत्रण टूट गया तो मंच पर मौजूद हर किसी पर आपदा टूट पड़ती। किसी को नहीं पता था कि वो इसे पूरी तरह संभाल पाएगी या नहीं। आमतौर पर जो आत्मा मास्टर्स तत्व का हृदय समझ लेते हैं, वे नियंत्रण सीमा तक पहुंचने से पहले ही तत्वीय ऊर्जा से अपना संबंध तोड़ लेते हैं ताकि वे स्वयं न निगले जाएं। लेकिन गू युए तो केवल
10 वर्ष की थीं, वे रिस्क नहीं ले सकती थीं। झू हान यो ने अपना दाया हाथ बढ़ाया, जबकि झू तियानर ने बाया हाथ। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। झू हान यो के पीछे एक नीली सी आकृति चमकी, जबकि झू तियानर के पीछे एक पन्ना हरी आकृति उतरी और उन्हें आलिंगन में ले लिया। उसी क्षण उनकी शक्ति आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उसी समय दर्शक दीर्घाओं में बैठे सभी लोग घबराकर खड़े हो गए। बॉक्स 7 में बैठे वू झांगकोंग और शेन ई और बॉक्स 1 में बैठे लोंग हुआन तियान और झैंग जेन पेंग सभी अपवाद के बिना अवाक रह गए। शुरुआत में किसी को भी इस 3 बनाम 3 मुकाबले से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये समझ से परे स्तर तक पहुंच गया था। वू झांगकोंग को मुकाबला शुरू होते ही पता चल गया था कि तांग वोलिन और उसके साथी बेहद शक्तिशाली विरोधियों का सामना कर रहे हैं। सीलैंड टीम में न केवल 2-3 वृतात्मा मास्टर थे, बल्कि उनका युद्ध अनुभव भी उनके पिछले सभी विरोधियों से कहीं अधिक था। ऊपर से उस टीम में 2 तत्व प्रकार के आत्मा मास्टर थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, तांग वुलिन की रणनीति प्रभावी सिद्ध हुई। जरूरी था कि शिए वांग डोंगची को व्यस्त रखे, अन्यथा उन्हें थंडर फ्लैश तलवार वाले शक्तिशाली आक्रमण प्रकार आत्मा मास्टर का सामना करना पड़ता, जिसकी तलवार में नियंत्रण क्षमताएं भी थीं। ऐसी स्थिति में दोनों तत्व प्रकार आत्मा मास्टर्स अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ पाते। लेकिन जो बात वू झांगकोंग को स्तब्ध कर गई, वो थी तांग वुलिन का अहंकार। उसने शुरुआत में गु युए को बचा कर रखा ताकि उसकी शक्ति सुरक्षित रहे, और जब वो स्वयं दबाव में आ गया, तभी उसने उसे मैदान में उतारा। उन्होंने झू हान यो की शक्ति को कम आंका था, लेकिन गु युए द्वारा तत्व के हृदय की समझ ने वू झांगकोंग और शेन ई दोनों को अवाक कर दिया। शेन ई तो लगभग वहीं खड़ी खड़ी वू झांगकोंग से गु युए को उसे सौंप देने की मांग करने ही वाली थी। कोई भी तत्व प्रकार का आत्मा मास्टर जिसने तत्व का हृदय समझ लिया हो, अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा होता है, और यहाँ तो गु युए कई तत्वों को नियंत्रित कर रही थी। भले ही उसकी आत्मा कौशल किसी तत्व को सीधे प्रभावित न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तत्व का हृदय समझ लिया था। उसने अग्नि और वायु दोनों का हृदय पकड़ लिया था। वो निस्संदेह जीवन में एक बार मिलने वाली प्रतिभा थी। लेकिन आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। अग्नि तूफान द्वारा कोने में धकेली गई झू हान यो ने अपना तुर्रुप का इक्का उजागर किया। जैसे ही वो और उसकी बहन हाथों में हाथ डाले खड़ी हुईं, उनके पीछे एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ और सभी शक्तिशाली दर्शकों ने तुरंत समझ लिया कि ये क्या है। आत्मा मास्टर्स की दुनिया की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, और वो भी एक द्वितत्वीय आत्मा संलयन कौशल। यहाँ तक कि किसी संघीय स्तरीय टूर्नामेंट में भी ये दृश्य चौंकाने वाला था, और यहाँ ये स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट के जूनियर वर्ग के 3 सदस्यीय मुकाबले में प्रकट हो रहा था। एक ऐसा मुकाबला जिसे सबने नीरस समझा था। उसी समय लोंग हुआन तियान को अंत में समझ में आ गया कि झांग जेन पेंग अपने अनुरोध को लेकर इतना आत्मविश्वासी क्यों था। कोई आश्चर्य नहीं, वो इतना निश्चिंत था। संलयन कौशल के प्रभाव को अलग भी कर दें तो केवल ये तथ्य कि ये दोनों बहनें इस कौशल का उपयोग कर सकती हैं, उन्हें इनर कोट परीक्षा के 2 कोटे दिलाने के लिए काफी थे। भले ही स्काई सी शहर निरंकुश शासन करे, वो भी ऐसी प्रतिभा की अनदेखी करने का साहस नहीं करेगा। आखिरकार पूरे स्काई सी अलायंस की समृद्धि भी उन्हीं के हित में थी। यदि ये दोनों बहनें श्रेक अकादमी के इनर कोर्ट में प्रवेश कर लेती हैं, तो पूरा स्काई सी अलायंस सम्मान और गौरव से नहा उठेगा। भले ही सबसे अधिक लाभ सीलैंड अकादमी को मिले, क्योंकि उसे भविष्य में सीधे इनर कोर्ट का कोटा मिलेगा, लेकिन अलायंस की प्रतिष्ठा भी आत्मा मास्टर्स की पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। उसी समय लोंग हुआन तियान की नज़र ईस्ट सी अकादमी के 3 बच्चों पर गई। ये बच्चे वाकई जबरदस्त हैं। भले ही उनके पास आत्मा संलयन कौशल न हो, लेकिन उस लड़की का तत्व नियंत्रण अद्भुत है। क्या वो बढ़ता हुआ बवंडर सचमुच एक 2 वृत्त आत्मा मास्टर की रचना है? झैंग जेन पेंग आंखें फैलाए घूर रहा था। इतनी जल्दी अपना संलयन कौशल उजागर करना सही नहीं। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी टीम चैंपियन बनेगी, लेकिन फिर भी वो ईस्ट सी टीम की क्षमता से चकित रह गया था। उसे पहले लगता था कि तांग वुलिन टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य है, लेकिन अब उसे समझ आ गया, असल में सबसे शक्तिशाली गु युए थी। मंच पर झो हान यो और झो तियानर चमकने लगी, मानो दोनों आत्मिक देवियां हों। उनके चारों ओर ठंड से भरी एक दुनिया फैलने लगी। नीली और हरी रोशनियां आपस में गुंथकर बर्फीली ठंड की एक चादर बन गईं, जो पूरे अखाड़े में फैल गई।
उसने हवा में मौजूद आग और पवन तत्वों को दबा दिया और अग्नि तूफान की वृद्धि को धीमा कर दिया। गु युए का चेहरा गंभीर हो गया। सोल फ्यूजन स्किल उसकी उम्मीदों से कहीं आगे की बात थी। अगले ही पल उसके सामने एक श्वेत आभा प्रकट हुई, जो तुरंत ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले गई। उसका शरीर बर्फीले नीले रंग का था, मानो ठोस बर्फ से बना हो, फिर भी उसमें प्रचुर जीवन शक्ति उमड़ रही थी। वो वृक्ष सीधे अग्नि तूफान के केंद्र में फैल गया और दोनों आपस में टकरा गए। ऊर्जा की लहरें हवा में फैल गईं। जलती हुई बवंडर ने पेड़ की पत्तियों को चीर फाड़ दिया, लेकिन हर टूटी पत्ती के साथ आग भी बिखरती चली गई। दूर खड़ी वोंग डोंगची ने ये दृश्य देखा और तुरंत शे से अलग होकर मंच से नीचे की ओर भागी। वो जानती थी कि झो बहनों की सोल फ्यूजन स्किल कितनी भयावह थी। भागते हुए उसने एक पल के लिए शे की आंखों में देखा और चिल्लाई, जल्दी भागो। शे को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। मौजूदा साधना स्तर पर दोनों बहनें मुश्किल से ही इस सोल फ्यूजन स्किल का उपयोग कर सकती थीं, लेकिन उसे नियंत्रित करना बिल्कुल अलग बात थी। वोंग डोंगची ये अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। अग्नि तूफान के बिखरते ही गु युए का चेहरा पीला पड़ गया। एक और रेफरी घबराकर चिल्लाया, रुको! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! बॉक्स नंबर 7 की कांच की दीवार टूट गई और एक श्वेत आकृति बिजली की तरह अखाड़े की ओर उड़ पड़ी। बॉक्स नंबर 1 में भी यही हुआ, बस वहां से 2 आकृतियां बाहर निकलीं, पर चाहे वे कितने ही तेज हों, रोकने के लिए अब समय नहीं बचा था। एक भारी दबाव गु युए पर आ पड़ा। चारों ओर ठंड जमने लगी, जमीन कांपी और फिर फट गई और धरती से अनगिनत हिम नीले वृक्ष उगाए। सोल फ्यूजन स्किल, फॉरेस्ट ऑफ आइस। अचानक हुए इस परिवर्तन से गु युए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसी क्षण उसे किसी ने जोर से पकड़कर ऊपर उछाल लिया। वो हवा में थी और आकाश को देख रही थी। नीचे देखा तो पाया कि वो तांग वूलिन की बाहों में है। एक के बाद एक बर्फीले शूल तांग वूलिन के शरीर में धंसते चले गए। ये वास्तव में पेड़ों की शाखाएं थीं, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि वे उसे भेदकर गु युए को नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। रक्त उसकी आंखों के सामने खिल उठा। उसकी दृष्टि लाल हो गई। उसने तांग वूलिन के चेहरे की ओर देखा। उस पर दर्द का कोई निशान नहीं था, बस एक कोमल मुस्कान थी और उसकी बाहें अब भी उसे मजबूती से थामे हुए थीं, खतरे से दूर रखती थीं। जैसे ही फॉरेस्ट ऑफ आइस प्रकट हुआ था, तांग वूलिन ने अपने पंजे से जमीन पर जोरदार वार किया, बंधनों को तोड़ा और गु युए की ओर छलांग लगाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अपने शरीर से उसे ढाल बनाया और सभी बर्फीले प्रहार खुद पर झेल लिए। नहीं! गु युए के गले से एक अमानवीय चीख निकली। उसकी आवाज टूटने के कगार पर थी। 6 तत्वीय रोशनियां उसके चारों ओर उन्मत्त होकर इकट्ठा होने लगीं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और अंतरिक्ष। तांग वूलिन की आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमका, लेकिन अब वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे सच में दर्द नहीं हो रहा था, मगर गु युए को इस हाल में देखकर उसके भीतर एक अजीब सी परिचित भावना जाग उठी। गु युए की आंखें क्रोध से दहक उठीं। हत्या और रक्त की प्यास उसकी देह से लहरों की तरह उमड़ रही थी। गु युए, मत करो! तांग वूलिन की बेहद कमजोर आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसका शरीर कांप उठा और वो होश में लौटी। उसने तांग वूलिन को कसकर पकड़ा और फॉरेस्ट ऑफ आइस के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले चांदी की रोशनी की एक चमक के साथ गायब हो गई। धरती से एक के बाद एक वृक्ष फूट पड़े। कोई भी पहले 2 जितना विशाल नहीं था। हर अगला वृक्ष पिछले से छोटा था, फिर भी वे भयानक ठंड फैलाते रहे। सफेद वस्त्र वाली आकृति सबसे पहले मंच पर उतरी, लेकिन वहां स्वागत के लिए कोई नहीं था। तांग वूलिन और गु युए तो पल भर पहले ही टेलीपोर्ट हो चुके थे। ज़ैंग झेनपेंग दूसरे नंबर पर पहुंचा। जैसे ही उसने बहनों को फॉरेस्ट ऑफ आइस इस्तेमाल करते देखा था, वो तुरंत हरकत में आ गया था। ये बुरा है, ये सिर्फ एक मुकाबला है, वे अभी इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकती, दुर्घटना होना तय है। दुर्भाग्य से वो एक कदम देर से पहुंचा। सोल फ्यूजन स्किल अंततः पूरी हो चुकी थी। दोनों बहनें जमीन पर गिर पड़ी, चेहरे पीले, हाँफती हुई। उन्होंने इस तकनीक के उपयोग में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। तुम दोनों ने सोल फ्यूजन स्किल कैसे इस्तेमाल कर दी? बताओ, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? तकनीक छोड़ते ही बहनों को अपने किए पर पछतावा हुआ। वे समझ गईं कि अनुभव की कमी के कारण उन्होंने घबराकर सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग कर लिया। गु युए और तांग वूलिन की हालत देखकर अपराध बोध ने उन्हें जकड़ लिया। तुम अपने शिष्यों को इसी तरह सिखाते हो? पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। ज़ैंग झेनपेंग घूम कर देखता है। सफेद वस्त्रों में एक सुंदर युवक खड़ा था, जिसके चारों ओर दानवी ठंडक का आभा मंडल था। तुम कौन हो? यहाँ इतना कम उम्र का युवक क्यों है? ज़ैंग झेनपेंग घबराया हुआ था। सी लैंग एकेडमी के अध्यक्ष होने के नाते उसे इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेनी थी। ठीक है,
वू झेंगकोंग ने कोई सफाई नहीं दी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग से चमक उठीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में स्काई फ्रॉस्ट तलवार प्रकट हो गई। उसके पैरों के नीचे 6 सोल रिंग्स उभरीं, 2 पीली, 2 बैंगनी और 2 काली। सफेद वस्त्र और नीली तलवार, वो जमे हुए स्वर्ग की तरह ठंडा था। तेज हवा गरजने लगी। उसकी तलवार आगे बढ़ी और चारों ओर की ठंडी हवा उस पर सिमट आई। उसकी हरकतें सौम्य थीं, लेकिन उसी पल पूरा फॉरेस्ट ऑफ आइस बारीक चूर्ण में बदल गया। उसने तलवार आगे तानी, 5वीं सोल रिंग चमकी और हवा में एक विशाल नीली तलवार बनी। पलक झपकते ही 9 तलवारें हवा में मंडराने लगीं। पूरा स्टेडियम उसके दबाव से कराहने लगा। ज़ैंग झेनपेंग का चेहरा भय से विकृत हो गया। वो भी सोल एम्परर था, लेकिन उसकी रिंग्स थीं 2 पीली, 4 बैंगनी। वो भली भांति जानता था कि काली रिंग्स वाले सोल एम्परर से उसका अंतर कितना बड़ा है। 9 तलवारें घूमती हुई एक घातक चक्र में बदल गईं और सीधे ज़ैंग झेनपेंग की ओर बढ़ीं। गु युए और तांग वुलिन की स्थिति अज्ञात थी और वू झेनकोंग अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसका गुस्सा उसे पहले से भी ज्यादा तीखा और ठंडा बना रहा था। आसपास का वातावरण मानो जम गया। ज़ैंग झेनपेंग ने बचाव में अपना मार्शल वॉल बुलाया। उसकी पीठ से विशाल बिजलीदार पंख फूट पड़े। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और बिजली और प्रकाश का एक गोला बुलाकर तलवार चक्र पर फेंका। धड़ाम! पहली ही टक्कर में दोनों के बीच का अंतर साफ साफ हो गया। बिजली का गोला बिखर गया, जबकि 9 तलवारें बिना रुके आगे बढ़ती रहीं और पल भर में ज़ैंग झेनपेंग तक पहुंच गईं। ज़ैंग झेनपेंग जानता था कि वो कमजोर है, लेकिन इतना बड़ा अंतर होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसने दहाड़ते हुए अपनी 5वीं सोल स्किल चलाई और बिजली का एक विशाल पक्षी तलवार चक्र की ओर भेजा। उसका मार्शल वॉल थंडर पेंग था, निस्संदेह शक्तिशाली, लेकिन उसका सामना जमे हुए स्वर्ग के वू झेंगकोंग से था, और ये एक क्रुद्ध वू झेंगकोंग था। मंच के बाहर चांदी की रोशनी की एक और चमक में गु युए तांग वुलिन को गोद में लिए प्रकट हुई। उसका शरीर छेदों से भरा हुआ था, अधिकतर ऊपरी धड़ और दाहिनी जांघ में। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये घाव निश्चित मृत्यु थे। गु युए ने दांत भींचकर उसे कसकर पकड़ा और अचानक उसकी शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी और दोनों को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में वो रोशनी एक प्रकाश कोश में बदल गई, जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया।